दोस्तों, ये कहानी एक बच्चे की जिंदगी पर आधारित है जो अपनी माँ के अंधविश्वास की वजह से दर बदर भटकने पर मजबूर हो जाता है और आखिर में ऐसे दो राहे पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। ये बात तकरीबन 5 साल पहले की है। मैं और मेरे पति किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। जैसे ही काम खत्म करके हम वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में ट्रेन से सफर करते हुए हमने देखा कि तकरीबन 13 या 14 साल की एक लड़की टिकट मास्टर से नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके पास टिकट नहीं है। अभी 2 मिनट पहले ही वो खिड़की से बाहर झांक रही थी और बड़ी खुश भी थी, लेकिन जैसे ही टिकट मास्टर आया तो सोने का नाटक करने लगी। जैसे ही टिकट मास्टर उसके पास आया तो उससे टिकट दिखाने को कहा, लेकिन अब वो लड़की इतना डर गई थी कि कुछ बोल भी ना पा रही थी। बस एक लाचार और बेबस निगाहों से कभी हमारी तरफ तो कभी उस टिकट मास्टर को देखती रही। लेकिन टिकट मास्टर कहाँ मानने वाला था, वो तो उसको भांप गया था। वो जान चुका था कि इसके पास टिकट नहीं है। वो उसे लगातार टॉर्चर करने लगा। टिकट मास्टर का ये इस तरह का बर्ताव देखकर मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ। मैंने अपने पति से कहा कि ये बेचारी लड़की जात है और ये टिकट मास्टर इससे बदतमीजी पर उतर आया है। आप ही इस लड़की का किराया दे दीजिए, ऐसा ना हो कि भरी ट्रेन में इस छोटी सी बच्ची का तमाशा बन जाए। मेरे पति समझदार थे। उन्होंने मेरी बात मानकर टिकट मास्टर को बुलाकर कहा कि इस लड़की का किराया मैं दे रहा हूँ, लिहाजा वो उसे कुछ ना कहे। वो अपनी पलकों को तेजी से झपकते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर देखने में ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही पलों में फूट फूट कर रोने वाली है। वो एक लाचार और बेबस निगाहों से बार बार हमें देख रही थी। मैंने उसे मुस्कुराकर तसल्ली दी और कहा, बेटी तुम मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। वो मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, मेरा नाम महक है, मैं पिछले ही स्टेशन से ट्रेन में बैठी हूँ। मैंने पूछा, बेटी तुम्हें जाना कहाँ है? मेरे इस सवाल पर उसकी आंखों में अफसुर्दगी सी छा गई। बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और ना ही मेरी कोई मंजिल है। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से अब आंसुओं का दरिया बहने लगा था। उसे देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहा, क्यों ना हम इस लड़की को अपने घर ले चलें? तो वो बोले, कैसी बातें कर रही हो, इसे कुछ पैसे दे दो ताकि ये अपना बंदोबस्त कर सके बस। लेकिन मैंने कहा, ये एक लड़की है और इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। बेचारी कहाँ जाएगी? ये इस दुनिया में अकेली कैसे गुजारा कर पाएगी? वैसे भी इस दुनिया में दरिंदों की कमी नहीं है। अगर किसी को पता लगा कि ये बच्ची अकेली है तो हो सकता है या तो ये कल किसी कोठे पर मिले या फिर कोई इसको कहीं सुनसान राहों पर ले जाकर इसकी जिंदगी बर्बाद करके हमेशा हमेशा के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर कर दे। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, हमारे पास अभी कोई औलाद नहीं है। अगर हम इसको ले जाएंगे तो मुझे भी कुछ सहारा मिल जाएगा। इसको पढ़ा लिखा कर 4-5 साल के बाद इसकी किसी अच्छे से घराने में शादी करा देंगे और इस तरह से इस बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाएगी। खैर, मेरे पति मेरी बातों को सुनकर उसे घर लाने के लिए तो राजी हो गए, लेकिन वो फिर भी इस बात के खिलाफ थे। मैंने उस बच्ची को जब ये बात बताई कि मैं उसे अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ तो वो बहुत खुश हुई और बोली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उसकी ये बात बहुत भली लगी। मगर जब मैं उसे घर लेकर आई तो घर में एक तहलका मच गया। मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम पागल हो गई हो? किसी अनजान लड़की को अपने घर में रखोगी? तुम्हें कुछ पता भी है, आजकल लोगों ने घरों में लूट करने का ये अच्छा तरीका अपनाया हुआ है। पहले घर में अपना बनकर घुसते हैं, उसके बाद घात लगाकर सब कुछ लूट कर भाग जाते हैं। बहू, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ये बहुत महंगा पड़ जाए। मगर मैंने अपनी सास की कही हुई एक बात न सुनी। बस सास की बातें सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि मेरी सास पूरे घर का काम हमेशा मुझसे ही करवाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई घर के काम में मेरा साथ दे, इसीलिए वो मुझे बार बार मना कर रही थी।
वक्त इसी तरह पर लगाकर उड़ने लगा। दिन महीने और महीने साल में गुजरते चले गए। महक मेरी खूब मन लगाकर दिन रात खिदमत करती थी, मगर मुझे 3 साल गुजरने के बाद इस बात का इल्म हुआ कि मेरी सास ने जो कुछ कहा था मुझे वो सब कुछ सच होता नजर आ रहा था। मुझे कभी किसी पर शक करने की आदत नहीं थी, लेकिन एक रात मुझे ये सब भी करना पड़ गया। रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे। मेरी अचानक नींद से आंखें खुली तो देखती हूँ कि मेरे पति कमरे में मौजूद नहीं है। मुझे कुछ शक हुआ, मगर मैंने नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने फिर भी नजरअंदाज किया। जब ये सिलसिला 4-5 दिन तक लगातार चलता रहा तो मुझे अपने पति पर शक होने लगा। आखिर इतनी रात को ये रोजाना उठकर कहाँ जाते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी, और मैंने ऐसा ही किया। लाख नींद आने के बावजूद भी मैंने नींद को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जैसे ही रात के 2 बजे मेरे पति कमरे से बाहर निकले, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ उनके पीछे चल पड़ी। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मेरे पति के कदम महक के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। मन ही मन मुझे बहुत दुख हो रहा था कि कहीं ये बात सच ना हो, और साथ ही साथ मुझे अपनी सास की बातें भी याद आ रही थी कि काश मैं उस वक्त अपनी सास की बातें मान लेती। लेकिन मैं खुद को अपनी सास की नजरों में हारा हुआ साबित नहीं करना चाहती थी। जैसे ही मेरे पति धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दरवाजे के पास छुपकर उन्हें देखने लगी। महक का चेहरा देखा तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि उसे कोई गम खा रहा हो। उसने मेरे पति को देखते ही मुंह फेर लिया, लेकिन मेरे पति उसे घूर घूर कर देख रहे थे और बार बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर इशारों ही इशारों में उसे कुछ बताने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन महक खुद को पीछे की ओर धकेल रही थी। ये सब देखने के बाद मैं अपने होश खो बैठी और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। मैं तुरंत तेजी के साथ भागकर अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ही इस लड़की को जबरदस्ती अपने घर लेकर आई थी। अगर मैंने किसी को इसके बारे में कुछ बताया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मेरी सास और खानदान वाले मुझे ताने दे देकर ही मार डालेंगे। अगले दिन महक ने मुझसे कहा कि या तो मुझे अपने कमरे में या दादी अम्मा के पास रहने की इजाजत दें। मैं उसकी ये बातें सुनकर हैरान थी। मैंने उससे कहा, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम अपना कमरा बदलना चाहती हो। वो कुछ न बोली और चुप हो गई, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत डरी हुई है। मैंने उससे जबरदस्ती पूछने की कोशिश की, आखिर क्या बात है, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि मुझे अकेले में डर लगता है, और इतना कहकर उसने बात को रफा दफा कर दिया। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर मैं अंदर से खुश थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि शायद इस लड़की की कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि सारी गलती मेरे पति की ही हो, वही इसको जबरदस्ती टॉर्चर कर रहा हो। मैंने अपनी सास से महक को उसके कमरे में रहने की इजाजत देने की बात की, लेकिन मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरे पति का ट्रांसफर हो गया और वो जॉब करने के लिए किसी दूसरे शहर चले गए। अब मुझे महक बहुत खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसे किसी बात का डर ना हो। मैं भी उसे कहीं और नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाए कि जवान बेसहारा लड़की को घर से निकाल दिया। और वैसे भी मैं उसे उसकी हिफाजत करने के लिए लेकर आई थी। मेरे पति को गए हुए तकरीबन 2 महीने ही गुजरे थे कि मुझे वो खुशखबरी मिली जिसे सुनने के लिए हर इंसान के कान तरसते हैं। मैं उम्मीद से थी और खुशी से फूले ना समा रही थी, मगर अपनी सास का रवैया देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। ये बात सुनने के बाद भी वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। बच्चे की पैदाइश में चंद दिन ही रह गए थे। महक ने मेरी खूब खिदमत की, मगर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो अपना चेहरा ढक कर रखती है। मैं उसे ऐसे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि ये ऐसा क्यों कर रही है। खैर, मैंने एक दिन महक से पूछ ही लिया तो वो बोली, मुझे स्किन एलर्जी हो गई है।
चेहरे पर अजीब तरह के दाने निकले हुए हैं जिन्हें मैं छुपा कर रखने में बेहतर महसूस करती हूँ। महक की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने सोचा उसे किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊंगी, मगर फिर वक्त नहीं मिला। महक के बारे में सोचने का होश ही ना रहा, क्योंकि मेरी डिलीवरी का टाइम बहुत नजदीक था और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरे यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। मेरी सास भी पोते को देखकर मेरी कदर करने लगी। बच्चे की पैदाइश के मौके पर हलीमा दाई ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्चे के मामलात से फारिग होकर उन्होंने महक को पास बुलाया और बोली, बेटी मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम्हारी माँ की हालत नाजुक है, ऐसे में उन्हें 40 दिन तक लगातार मालिश की जरूरत है, वरना ये बीमार भी पड़ सकती है। बल्कि दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त और भी ज्यादा परेशानी होगी। और ऐसे दिनों में अगर सर्दी वगैरह का मौसम हो तो फिर सारी उम्र ये दर्द जोड़ों से नहीं जाता। अगर अपना ख्याल ना रखा तो उम्र भर सेहतमंद नहीं हो सकेगी। दाई और सास की बातों ने महक को डरा दिया था। उन्होंने महक से मिन्नतें की कि मुझे रोजाना वक्त पर मालिश कर दिया करे। दाई की बात सुनकर महक उलझन में पड़ गई। बोली, मैं आपके बाकी सारे काम कर दिया करूंगी, मुझे इस तरह के कामों से दूर ही रखें, और वैसे भी मुझे इस तरह के कामों का कोई तजुर्बा नहीं है। खुदा ना करे कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना कहना था कि मेरी सास गुस्से से लाल हो गई। लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? इतने सालों से तुझे इस घर में बिठा कर खिला रहे हैं, तुझे मना करते हुए शर्म नहीं आ रही? आखिर तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है? जब ये वक्त खुद तुझ पर आएगा तो तुझे तब समझ आएगी। चल, जितना कहा है उतना कर। मेरी सास मेरे साथ कभी भी दो प्यार भरे शब्दों से नहीं बोली, लेकिन आज वो मेरी भर भर कर हिमायत कर रही थी। उस दिन के बाद से महक मेरी रोज मालिश करने लगी, मगर उसका चेहरा अक्सर नकाब से ढका होता था। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, महक मेरे बाजू की मालिश कर रही थी। शायद खुदा को ये सच दिखाना था। अचानक ही उसके चेहरे से नकाब नीचे गिर गया। मैं महक को देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखें उसके चेहरे को देखकर फटी की फटी रह गई। मेरे लव सिल गए। मैंने महक से बड़ी मुश्किल से कपकपाते होठों से कहा, अगर तूने मुझे आज भी सच ना बताया तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं तुम्हारा वो हसर करूंगी जिसको तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। मेरी बात सुनकर महक के चेहरे पर डर की काली परछाइयां लहराने लगी। मैंने कहा, महक, अगर तुम सच बता दोगी तो मैं खुदा की कसम किसी से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगी। महक कपकपाते हुए होठों से बोली, मेरा ताल्लुक एक निहायत ही गरीब घराने से है, मगर गरीब होने के साथ साथ हमारे घर परिवार में अंधविश्वास भी भरा पड़ा है। मेरे माँ बाप, जो बेटियों की पैदाइश के हमेशा से ही खिलाफ थे, उन्हें अल्लाह ने 5 बेटियां दी थी। जब छोटी बेटी की पैदाइश हुई तो जैसे अब्बा के अरमानों पर पानी फिर गया था, और आखिरकार उन्होंने सोचा कि शायद इस बीवी से अल्लाह बेटियां ही देता रहेगा, क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। अभी इस बात की चर्चा घर में हुई ही थी कि मेरी माँ को अपनी हुक्मरानी खतरे में पड़ती दिखाई दी। वो दिन रात अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि किसी तरह एक बेटे की माँ बन जाऊं, मगर ये कुदरत के काम है, देर सवेर तो हो ही जाती है। एक दिन वो उदास बैठी थी कि एक औरत मेरी माँ के पास आई और बताया कि पड़ोस के गांव में एक तांत्रिक आया हुआ है। उनका कहना है कि उनके पास एक ऐसी दवाई है जिसे खाकर बेटा पैदा कर सकती हो। उस कमबख्त औरत की ये बातें सुनकर मेरी माँ की तो जैसे उम्मीद भर आई। माँ ने सोचा, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है, और फिर अब्बा से भी शर्त रख ली कि अगर इस बार बेटा पैदा ना किया तो बेशक दूसरी शादी कर लेना। फिर उस तांत्रिक के पास गई तो उन्होंने एक दवाई पानी में घोलकर खाने को दी और बोले कि जब बेटा पैदा हो जाएगा तो उसे मेरे पास लेकर जरूर आना, वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। अम्मा को और क्या चाहिए था, वो खुशी खुशी घर आई। 2 महीने के बाद उम्मीद से हुई और आखिरकार उसकी मुराद पूरी हुई। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश पर अब्बा भी बहुत हैरान हुए और अम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे, लेकिन माँ दिल ही दिल में परेशान रहती थी कि तांत्रिक से किया गया वादा अगर पूरा ना किया तो नुकसान होगा।
और इसी कसमकस में 13 साल गुजर गए। अम्मा अपने वादे को पूरा ना कर सकी क्योंकि मेरे अब्बा भी इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। अम्मा का वो बेटा मैं ही था। एक दिन अब्बा किसी काम से बाहर गए हुए थे तो अम्मी ने मुझे इस बारे में सब कुछ बताया कि मेरी पैदाइश किस तरह से हुई है और उस तांत्रिक से क्या वादा किया हुआ है। फिर मुझे बहला फुसलाकर उस तांत्रिक के पास लेकर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। तांत्रिकों के बारे में मेरे ख्यालात अच्छे नहीं थे। उसके चेले हमें देखकर खुश हो रहे थे। अम्मा से कहने लगे कि कहाँ थी इतने दिन तक, बेटा मिल गया तो हमें भूल गई। क्या मैंने तुझे बताया नहीं था कि अगर तू इसको हमारे पास लेकर ना आई तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अम्मा तांत्रिक की बातें सुनकर बहुत डरी हुई थी। थोड़ी देर चुप रहकर बोली कि बाबा मुझे बताइए कि अब क्या करना है, क्या इसका कोई अब उपाय नहीं है। कुछ देर तंत्र मंत्र पढ़ने के बाद तांत्रिक मेरी अम्मा से बोला कि तूने यहाँ आने में बहुत देर कर दी है। इस बच्चे को अब हमारे हवाले कर दे वरना ये बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर अम्मा बहुत घबरा गई और मुझे उस मक्कार तांत्रिक के हवाले करके वापस घर चली गई। मैंने वहाँ पर उन लोगों से मिन्नतें की कि मुझे मेरे घर जाने दो, मगर किसी ने भी मेरी एक न सुनी। 2-4 दिन गुजरने के बाद मुझे पता लगा कि उन लोगों का कारोबार कुछ और है। ये लोग बच्चों के हाथ पांव तोड़ मरोड़ कर उनसे भीख मंगवाते हैं। मैं समझ चुका था कि तांत्रिक के चेले मेरे साथ भी अब कुछ गलत करने वाले हैं। फिर एक रात किसी तरह बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते एक छोटी बच्ची का लिबास पहनकर मैं वहाँ से रातों रात गायब हो गया और मैं वहाँ से ऐसा भागा कि मैंने वहाँ दोबारा पलट कर नहीं देखा और सीधा आकर ट्रेन में बैठ गया। और उसके बाद आप मुझे अपने घर ले आए। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर आपके पति ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। मैं उनकी हरकत देखकर बहुत डर गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा राज पास ना हो जाए। मैंने उन्हें धमकी दी कि अगर वो मेरी तरफ बढ़े तो मैं शोर मचा दूंगी और तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। और उन्हीं दिनों आप उम्मीद से हो गई। दाई के कहने पर मुझे आपके शरीर पर मालिश करनी पड़ी, मगर मैं इस काम में बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरा यकीन करे, मैंने हमेशा आपको माँ की नजर से देखा है। मैं आज भी आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल आ रहे हैं, जिन्हें छुपाने के लिए मैंने खींचने की कोशिश भी की, मगर मैं नाकाम रहा। इसीलिए आपसे मुंह छुपा रहा था कि कहीं आपकी नजर न पड़ जाए। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है, मुझे बचा लीजिए, उम्र भर आपका एहसानमंद रहूंगा। इतना कहकर वो रोते हुए मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया और कहा, महक, मुझे नहीं पता था कि तुम एक लड़का हो, मगर अब अगर मेरे पति को इल्म हुआ तो यहाँ एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। तुम खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे और जेवर दे रही हूँ, उन्हें इस्तेमाल में लाकर अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, मगर यहाँ नजर मत आना वरना मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मैंने उसे अपनी अलमारी से निकालकर कुछ पैसे और चंद जेवरात भी दे दिए ताकि वो उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सके। और उस दिन के बाद से लड़की का नाम लेकर घूमने वाला महक नाम का लड़का मुझे अपने घर के आसपास कहीं नजर नहीं आया। मगर आज भी इस किस्से को याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि काश अपनी सास की बात मान लेती। अब मुझे ये ताना बार बार सुनने को मिलता है, औलाद क्या हुई, जवान लड़की से खिदमत लेकर घर से निकाल दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम किसी यतीम बच्चे को सहारा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से तहकीकात भी करनी चाहिए। अगर आपको कहीं कोई बेसहारा बच्चा दिखाई दे तो सबसे पहले उसको किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसकी पहचान का रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर किसी अनाथ आश्रम में जमा कराएं। और अगर आपको किसी बच्चे को गोद ही लेना है तो या तो किसी अनाथ आश्रम से या फिर अपने घर परिवार के जाने पहचाने सदस्य से ही ले। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।